तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स एजम्पशन। जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, उस एजम्पशंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उसके साथ हम चार्ट के बारे में बात करेंगे, प्राइस चार्ट क्या होता है, कितने टाइप के आप चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ट्रेंड की कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। एक बार ट्रेंड कंफर्म हो गया तो ट्रेंड लाइन भी हमें ड्रॉ करनी होती है, तो ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। कोई भी स्टॉक अगर बाय करना चाहो तो वो हमेशा सपोर्ट के पास बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस के बाद उसके पास सेल करना चाहिए। तो सपोर्ट कैसे ढूंढा जाता है और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा जाता है, इसके बारे में ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है टेक्निकल एनालिसिस और क्या होता है और उसके एजम्पशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिससे हम स्टॉक की स्टैटिस्टिक एनालाइज करते हैं। मतलब प्राइस ऊपर जाने वाली है या फिर प्राइस नीचे आने वाली है, ये हम टेक्निकल चार्ट की मदद से यहाँ पे पता करते हैं। तो एट कोर अगर देखेंगे तो इट्स अ स्टडी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट जो होता है वो हमेशा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। मार्केट में किसी प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिमांड होती है तो लोग ज़्यादा करके वहाँ पे बाय करने के लिए जाते हैं, और सप्लाई ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही नहीं, नॉर्मल मार्केट में भी आप जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे और किसी चीज़ की कमी होगी और लोगों को वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ने लगती है। क्योंकि ये बेसिक सा रूल है, अगर कोई चीज़ बहुत कम है अवेलेबल तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस में बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि चीनी के भाव अचानक से बढ़ जाते हैं या फिर प्याज के भाव अचानक से बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो डिमांड जैसे ही मार्केट में आती है तो प्राइस बढ़ने लगती है, और यही थ्योरी हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस में ज़्यादा ही डिमांड आ गई है या फिर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो गया है या और कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ गई है, तो हम क्या करते हैं, उस स्टॉक को खरीदने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग उस स्टॉक को बाय करने के लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ पे डिमांड जनरेट होती है। डिमांड जनरेट होती है, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, बहुत वहाँ पे प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट नहीं है और कम डिमांड है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे उसकी प्राइस कम हो जाती है। हर कोई अपना माल बेच के वहाँ पे निकल रहा होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत मार्केट में बाइंग हो चुकी है, बहुत सारा मार्केट में माल आ चुका है और उसके बाद उसमें सेलिंग आना शुरू हो जाता है। तो वो कब होता है, जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, लोग खरीदने के लिए कम है लेकिन जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो बहुत सारे हैं। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ पे सप्लाई का इशू हो जाता है और मार्केट की प्राइस इसलिए गिर जाती है क्योंकि लोग बहुत कम हो गए हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो लोग क्या करते हैं कि कम प्राइस में उनको ऑप्शंस मिल जाते हैं और कम प्राइस में वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसे बेचने लगते हैं या फिर कम प्राइस के लिए अपनी डिमांड रखते हैं। इसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है। उसी तरीके से स्टॉक में क्या होता है कि एक सर्टेन प्राइस के पास अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस आ जाता है तो उसमें सप्लाई ज़्यादा आ जाता है, और सप्लाई ज़्यादा आने के बाद उसमें क्या होता है कि प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये तो नॉर्मल मार्केट का रूल होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो 3 एजम्पशंस के ऊपर हमें यहाँ पे जो बेस्ड होता है वो 3 एजम्पशंस के ऊपर होता है। सबसे पहला एजम्पशंस क्या है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। दूसरा एजम्पशन है यहाँ पे हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स, और तीसरा है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे किस तरीके से ये मार्केट के ऊपर इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या होता है। अब जो प्राइस होती है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो प्राइस मूवमेंट को ही कंसिडर किया जाता है। आपका फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो रहा है, पी रेशो कितना है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स में हम कंसिडर नहीं करते। टेक्निकल्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ प्राइस कंसिडर करते हैं। प्राइस पर्टिकुलर पॉइंट से, या फिर मान लो कोई 500 रुपये का स्टॉक है तो वहाँ से वो कितना रन कर सकता है, ये हम प्राइस के चार्ट के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो मार्केट डिस्काउंट क्या करता है, डिस्काउंट उतनी फैक्टर करता है जैसे कि जनरल इलेक्शन हो गए,
लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, तो उसकी जो एक हाइप बनती है, तो मार्केट में क्या होता है कि हर लोग यही देख रहे होते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि मार्केट को एक डिसीजन मेकर कोई सरकार चाहिए होती है। अगर वैसी सरकार मिल जाती है तो मार्केट रन कर देता है, अगर वैसी सरकार नहीं मिल जाती है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये मार्केट हमेशा उस वक्त के लिए वो जो रिएक्शन होता है वो उस वक्त के लिए देता है। इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन के बाद भी मार्केट में उसी पॉइंट को लेके कोई अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मार्केट ने वो खबर डिस्काउंट कर दी है। उसी के साथ साथ अगर एक्सपायरी दिन होता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि सभी अपने कॉन्ट्रैक्ट कट करने के लिए आते हैं, तो वो बहुत सारे वोलेटिलिटी हो जाती है, सडनली मार्केट की प्राइस अप हो जाती है, सडनली मार्केट की प्राइस डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह से वो एक्सपायरी का एक न्यूज़ होता है, वो एक हाइप होती है कि आज एक्सपायरी होने वाली है, हर एक को अपने कॉन्ट्रैक्ट काटने हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादा हमें प्राइस मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो सिर्फ उसी दिन के लिए होता है, क्योंकि ये एक न्यूज़ है, एक्सपायरी की एक न्यूज़ है जो कि मार्केट आगे जाके डिस्काउंट कर देता है। अभी जैसे कोरोना हो गया था 2020 को, तो मार्केट अचानक से गिर गया, 1-1.5 महीना मार्केट लो बनाया मार्केट ने 7560 के आसपास का, उसके बाद से वो डिस्काउंट हो गया। अभी 2021 में क्या हो गया, फिर से सेकेंड लेयर आ गई कोरोना की, सेकेंड वेव आ गई। तो सेकेंड वेव में मार्केट को ये कंफर्म था कि अभी हमारे पास इतने ज़्यादा मतलब जो हॉस्पिटल्स है या फिर दवाइयाँ है वो अवेलेबल है। पहली बार क्या हुआ था, हमें कुछ मालूम नहीं था, मार्केट को भी कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ तक जाने वाला ये कोरोना, इसकी वजह से वो न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। अभी जब सेकेंड वेव आया तो मार्केट ने उतना रिएक्ट नहीं किया जितना 2020 में किया था। तो वो क्या था, वो मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया था। अब मार्केट को पता था कि लोग बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन वैक्सीन भी अवेलेबल है, इसकी वजह से वो जो न्यूज़ थी वो डिस्काउंट हो गई। अभी की अगर बात करें तो अभी ओमाइक्रॉन का प्रॉब्लम चालू है, फिर ग्लोबल इवेंट भी है और निफ्टी भी कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से ये गिर गया है, ये यहाँ पे अभी पूरा डिस्काउंट हो गया है। मार्केट के गिरने की वजह कई और हो सकती है, ग्लोबल इवेंट्स हो सकते हैं, फेड की मीटिंग हो सकती है, ब्याज दरें बढ़ सकती है, या फिर बजट आने वाला है, बजट के ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करता है। बजट के दिन भी लास्ट ईयर का जो बजट होके गया था तो बजट में कुछ खास नहीं था, फिर भी मार्केट ने अच्छा खासा रनअप दिखा दिया। अब अच्छा खासा रनअप दिखा दिया लेकिन वो कंटिन्यू ही हुआ, दूसरे दिन मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर नॉर्मल हो गया। इसी को कहते हैं कि मार्केट हर एक चीज डिस्काउंट कर देता है और वो सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे प्राइस बिहेव करेगा उस तरीके से आपको चार्ट बनते हुए दिखाई देंगे। तो न्यूज़ आती है तो वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए मार्केट में असर करती है, और जैसे ही वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है, मार्केट फिर से अपने टेक्निकल्स के हिसाब से चल जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी चार्ट के ऊपर अगर मार्केट आवर्स में उसके रिजल्ट आ जाते हैं किसी कंपनी के, और अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, तो सडनली एक पीक आ जाता है उस स्टॉक में, तो वो उस टाइम का रिएक्शन होता है। इसलिए अगर मार्केट ने वो जो न्यूज़ है वो डिस्काउंट कर दी तो बाद में फिर से एक बार प्राइस अपने आप से वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। दूसरा जो अजम्पशन यहाँ पे हम देखते हैं वो हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स का होता है। अब हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स का क्या मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर्स में कोई कंपनी ने यहाँ पे प्राइस पे सपोर्ट लिया है या फिर रेजिस्टेंस लिया है, तो उसके ऊपर आगे जाके भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस स्टॉक की प्राइस ले सकती है। मतलब हिस्ट्री में वहाँ पे क्या साइकोलॉजी तैयार होती है लोगों की कि इस पर्टिकुलर प्राइस के पास सपोर्ट या फिर डिमांड जनरेट हुई थी, तो आगे आने वाले दिनों में अगर प्राइस उसी लेवल के पास आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर एक बार लोगों की साइकोलॉजी ये कहती है कि वहाँ पे डिमांड जनरेट होगी और यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि चार्ट हमें जब से स्टॉक मार्केट में आया है तब से चार्ट हमें अवेलेबल होते हैं। आप मान लो अभी बजाज फाइनेंस का देखना है तो 1990 के बाद अगर वो स्टॉक मार्केट में आया है तो तब से लेके आज तक का हमें चार्ट अवेलेबल हो जाता है। तो आप चार्ट वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई रेजिस्टेंस बना हो या फिर सपोर्ट बना हो तो आगे जाके वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें रिपीट होने की आशंका है। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मान लो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का अगर एग्जांपल ले लें तो कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी ने 38,850 का हाई बनाया था और
उससे पहले भी एक बार 38,850 का हाई बनाया था, वहां से मार्केट नीचे आया था। तो अभी नेक्स्ट जब 38,850 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच गया, तब लोगों को क्या यहाँ पे ये हो गया कि हिस्ट्री फिर से रिपीट हो सकती है। 38,850 पे बैंक निफ्टी नीचे आया था, इसकी वजह से अभी भी 38,850 के यहाँ पे आके बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, और हुआ भी वैसे। 38,850 को टच करने के बाद बैंक निफ्टी में गिरावट आ गई, लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली। इसकी वजह से हिस्ट्री में क्या हुआ है, हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उस प्राइस मूवमेंट के पास, वो फिर से रिपीट हो सकते हैं, ऐसा हमें चार्ट के ऊपर पता चलता है। तो हमेशा जो भी पैटर्न बने हैं, जैसे कि बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आप ट्रेड करते हो टेक्निकल एनालिसिस के, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। तो उस पैटर्न जो बने हैं, उस पैटर्न आगे अगर बनते हैं तो उसी टाइप का रिएक्शन मार्केट में दिखाई दे सकता है। इसे ही हम कहते हैं हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स इटसेल्फ। अब इस चीज को हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो हिस्ट्री हमें क्या बता रही है। हिस्ट्री बता रही है ये एक अच्छा इंपल्स मूव आया था, फिर ये करेक्शन मूव आया, और करेक्शन मूव में क्या किया निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा मूव आया, फिर एक करेक्शन आया, फिर अप मूव, फिर करेक्शन। क्योंकि मार्केट जो हमेशा ट्रेड करता है वो इस तरीके के वेव्स में या फिर इस तरीके के ट्रेंड में मूव करता है। तो हमेशा मार्केट कभी भी एक लाइन से ऐसे नहीं ट्रेड करता। हमेशा आपको एक इंपल्स मूव दिखाई देगी, फिर एक करेक्शन दिखाई देगा, फिर एक इंपल्स मूव दिखाई देगी, फिर एक करेक्शन दिखाई देगा। तो ये मार्केट का ट्रेंड होता है जो कि हमें देखना होता है। अब हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है कि इस प्राइस एरिया के पास निफ्टी ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। मतलब यहाँ पे सपोर्ट एक जनरेट हुआ था और आगे जाके हिस्ट्री में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसकी वजह से आगे जाके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। इसलिए बायर्स क्या रहते हैं कि इस एरिया में आने के बाद एक पॉजिटिव बायर्स तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे एक डिमांड जनरेट हुई है और हमें यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिल सकती है। और हुआ भी वैसे है। अब ये पास्ट चार्ट है, ये जो पीक हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है ये कोरोना काल की है। तो कोरोना काल में सपोर्ट यहाँ पे लिया गया, और प्रीवियसली हम अगर देखें तो उसी एरिया में सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हिस्ट्री हमें बता रही है कि इस एरिया में हमारा डिमांड जनरेट हो गया है और यहीं पे सपोर्ट लेके निफ्टी फिर से ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आपको चार्ट के ऊपर पता चलता है कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में हिस्ट्री में स्टॉक ने बिहेव किया था, और वही स्टॉक आगे जाके भी उस तरीके से बिहेव कर सकता है। 100% करेगा ये तो मार्केट में कोई नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े हमने चार्ट देखे, थोड़ी प्राइस मूवमेंट देखी, और उसके बाद हमें पता चला कि इस प्राइस मूवमेंट पे हमें इस तरीके का बिहेवियर स्टॉक के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। अब हम ये तो सपोर्ट की बात करी हमने, अब रेजिस्टेंस का अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगा। डेली चार्ट के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि जो ये हमने डाउन ट्रेंड लाइन ये जो ऊपर से नीचे खींची है वो हमें क्या बता रही है यहाँ पे कि प्राइस ऊपर जाने के बाद पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, तो प्रीवियस जो ट्रेंड है वो क्या बता रहा है हमें कि पहला ऑल टाइम है यहाँ पे बनाया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। और प्रीवियस हिस्ट्री क्या बता रही है कि इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने रेजिस्ट किया है, स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा नहीं रहा है। तो हमें हिस्ट्री में यह पता चलता है, मतलब प्रीवियस डेज में यह पता चलता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है, आगे जाके भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना होता है, जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस ना करे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। ये ट्रेंड लाइन कंसेप्ट में भी मैं आपको और भी डिटेल से समझाऊंगा। पहले हम अभी देख रहे हैं कि ये हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स कैसे काम करता है। तो हिस्ट्री हमें यही बताती है कि इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक की प्राइस रेजिस्ट कर रही है, तो इसकी वजह से ये 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया, और जैसे ही इसने ये ब्रेक कर दिया तो स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पे हिस्ट्री बता रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे हमें अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो
इस तरीके से आपको पता चलता है चार्ट की मदद से, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था और कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट्स हो गई या फिर प्राइस की मूवमेंट हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली कनेक्टेड होती है सप्लाई एंड डिमांड से या फिर सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन से। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है, इंडिकेटर्स तो हम देखने ही वाले हैं, कैंडलस्टिक तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बेसिक चीज़ है इस सारे टेक्निकल एनालिसिस में ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस के पास आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आप वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी चेंज कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस हिस्ट्री में सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे बाइंग यहाँ पे सिग्नल बनता है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री में ये बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो वहाँ पे सेलिंग आप कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए मदद करते हैं टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं। अब उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है ट्रेंड कैसे आपको पहचानना है। जैसे मैंने बताया था कि ट्रेंड में मार्केट वर्कआउट होता है, कभी भी मार्केट में आपको ऐसे वन साइड मूव नहीं दिखाई देगी, आपको मार्केट में हमेशा एक इंपल्स मूव और एक करेक्शन दिखाई देगा। तो मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं बेसिकली। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो स्टॉक होता है वो हायर हाइज बनाता है और हायर लोज बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने पहला लो बनाया है, उसके बाद स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आया, लेकिन प्रीवियस लो से ऊपर वाला लो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हायर लोज तैयार हो रहे हैं। प्रीवियस लो यहाँ था, उसके बाद ये उसके ऊपर एक हायर लो तैयार कर दिया। हायर लो तैयार करने के बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से बाइंग मोमेंटम में आ गया और जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे ब्रेक कर दिया और उसके बाद नया हाई कंटिन्यू कर दिया। नया हाई बना है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टॉक जो है वो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अभी हमें 2 यहाँ पे लो मिल गए और 2 हाई मिल गए, तो मार्केट में हमें पता चला है कि हायर हाई बना रहा है क्योंकि प्रीवियस हाई इसने ब्रेक कर दिया है। फिर एक बार स्टॉक क्या करता है, नीचे एक करेक्शन मूव दिखाता है और जहां पे प्रीवियस हाई बनाया था उसी के आसपास या फिर थोड़ा ऊपर नीचे आपको एक लो बनता हुआ दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रीवियस हाई था वो आगे जाके सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो बेसिक का कंसेप्ट था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो भी यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही हमें सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे स्टॉक दिखाई देता है। तो हायर हाइज और हायर लोज का जो हमें सीक्वेंस मिलता है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअस हायर हाई बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। मतलब स्टॉक गिरावट का यहाँ पे देख ही नहीं रहा है, प्राइस नीचे आ ही नहीं रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्टॉक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरे स्टॉक के भी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड हमें पता करना होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेंड देखें, थोड़ा सा पीछे से भी ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी हायर हाइज के ही फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। ये स्टॉक ने जो निफ्टी ने था वो 2020 कोरोना काल में लो बनाया था, उसके बाद क्या किया, एक हाई बनाया, फिर एक करेक्शन आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक करेक्शन छोटा सा आ गया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक करेक्शन आ गया। इससे पता चलता है कि स्टॉक क्या कर रहा है, हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार कर रहा है। जो प्रीवियस हाई है उससे ज़्यादा यहाँ पे दूसरा वाला नया वाला हाई बन रहा है और जो प्रीवियस लो है उससे ज़्यादा वाला लो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टॉक का ट्रेंड पता चलता है। तो निफ्टी यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ये हमें ये चार्ट बता रहा है। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड ढूंढ सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर। आपको सिर्फ ये पता करना है कि स्टॉक हायर हाई बना रहा है या फिर हायर लोज। अगर वो बनाता हुआ दिखाई दे तो आपको पता करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक आने गया है, आने वाला है या फिर आ गया है। आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी हायर हाइज और भी कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक यहाँ पे नीचे आ गया। जो प्रीवियस लो था
वो नए वाले लो से थोड़ा सा नीचे, मतलब नया वाला हाई थोड़ा सा और नया वाला लो थोड़ा सा ऊपर की साइड में बना है, और प्रीवियस हाई जो बना था उससे ऊपर नया वाला हाई हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये हायर हाई का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के बारे में ट्रेंड पता कर सकते हो। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी चार्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ब्रिटानिया का चार्ट है। तो ब्रिटानिया का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये जो स्टॉक है ये ट्रेंडलेस है, मतलब यहाँ पे कोई आपको हायर हाइज बनते हुए नहीं दिख रहे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये लो हम कंसिडर करें तो यहाँ से ये एक हाई बना है, ये एक लो बना है, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना, फिर एक नया हाई बन गया, और फिर यहाँ पे हाई लो का फॉर्मेशन तैयार होता गया। तो इससे क्या पता चलता है, हायर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है और हायर लोज का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक ब्रिटानिया का है ये अप ट्रेंड में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दूसरा जो ट्रेंड होता है मार्केट का वो होता है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। अगर चार्ट के ऊपर आपको लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट आ रही है और स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टॉक में गिरावट चालू होती है, गिरावट चालू होने के बाद सबसे पहले स्टॉक लो बनाता है, लो बनाने के बाद फिर एक छोटी सी करेक्शन आती है या फिर इससे छोटा सा एक पुल बैक आता है, और पुल बैक में क्या करता है, स्टॉक एक छोटा सा हाई बनाता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक ट्रेंड नहीं चेंज करता, क्योंकि हाई बनाने के बाद फिर से एक बार स्टॉक जो लो बनाया था उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाता है। तो प्रीवियस लो को ब्रेक करके नया लो बन गया, और उसके बाद फिर एक अपवर्ड मूव आई, छोटा सा पुल बैक आ गया, और प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं किया, उसके नीचे एक हाई बना दिया। मतलब यहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक हमें दिखाता है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि फॉर्मेशन उस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब आप अगर छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हो तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो डाउन है, लेकिन उसी चार्ट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है या फिर अप ट्रेंड हो सकता है। तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो उस तरीके से आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में चल रहा हो वो लॉन्ग टर्म में भी डाउन ट्रेंड में चले। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन आप अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो उसमें अप ट्रेंड हो सकता है। तो ये आपको टाइम फ्रेम वाइज सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा स्टॉक कौन से ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, देखना होता है कि किस तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है। इसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निप्पॉन लिमिटेड का हमने डेली चार्ट ओपन किया है और स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक ने एक इंपल्स मूव दिखाई थी, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर एक छोटी सी मूवमेंट आई और यहाँ पे एक हाई बना दिया। अब जो प्रीवियस हाई बना था उससे ये हाई नीचे की तरफ आ गया और लो तो पहली बार बन गया यहाँ पे, और लो बनाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आ गया, एक नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद एक छोटा सा हाई बनाया। मतलब जो प्रीवियस हाई था उससे भी कम वाला यहाँ पे हमें हाई बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जो प्रीवियस लो था उससे भी नीचे वाला हमें यहाँ पे लो दिखाई दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टॉक में यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये लोअर हाई बन गया, यहाँ पे लोअर हाई बन गया, यहाँ पे लोअर हाई बन गया, और यहाँ भी अभी रिसेंट में लोअर हाई बन गया है। उसी के साथ साथ ये लोअर लो बन गया, यहाँ पे भी लोअर लो बन गया, और यहाँ पे भी लोअर लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब ये लो के नीचे भी अगर एक लो तैयार होता है तो और भी ज्यादा हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी तो लोअर हाई बना है, तो जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि डाउन ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो हम कहते हैं कि लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है मतलब और भी डाउन ट्रेंड इसमें कंटिन्यू हो सकता है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बारे में पता चलता है। अब ये तो दो ट्रेंड हो गए, इससे तो हमें पता चलता है कि स्टॉक में हमें क्या करना है। अप ट्रेंड में होगा तो जो भी गिरावट आती है या फिर जो हायर लोज बनते हैं वहां पे हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़े से नीचे के साइड में बाइंग करने का चांस मिलता है। लोअर लो अगर बन रहे लोअर लो और लोअर हाई अगर बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो भी लोअर हाई बनेगा हमें वहां पे सेलिंग करनी होती है, सेल ऑन राइज हमें करना होता है और हम डाउन ट्रेंड में उस तरीके से शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कोई ट्रेंड ही ना हो तो क्या करें? तो उसके लिए तीसरा जो ट्रेंड है वो हमें कैसे मदद करता है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो जब भी मार्केट एक रेंज में अटक जाता है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं या फिर ट्रेंडलेस मार्केट कहते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है आप कंफर्म ही नहीं कर पाते। मार्केट एक रेंज में अटक जाता है। मान लो कोई स्टॉक की प्राइस 500 से लेके 700 के बीच में अटक गई है, ना वो 700 क्रॉस कर रही है ना वो 500 नीचे क्रॉस कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रेंड में मार्केट अटक गया। जैसे ही 500 आती है स्टॉक में बाइंग आ जाती है, स्टॉक 700 रुपए तक चला जाता है, और जैसे ही 700 चला जाता है स्टॉक में सेलिंग आती है, स्टॉक फिर से 500 रुपए तक आ जाता है, लेकिन ये रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसे रेंजिंग मार्केट, साइडवेज ट्रेंड या फिर ट्रेंडलेस मार्केट कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई ट्रेंड ही नहीं है ना आपके पास। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखें, हाँ शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको थोड़े बहुत ट्रेंड यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर बड़ा ट्रेंड देखें यहाँ पे तो ये ट्रेंडलेस मार्केट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक पहला बॉटम बनाता है, उसके बाद एक हाई बनाता है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती है, गिरावट आने के बाद जहां पे पहला बॉटम बनाया था वहीं पे सपोर्ट लेता है, वहीं पे दूसरा बॉटम बनाता है और फिर से एक बार टॉप बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ना हायर हाइज बन रहे हैं ना लोअर लोज बन रहे हैं, ना हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे जहां पे प्रीवियस लो बना था वहीं पे उसी एरिया में आके नया वाला लो बन रहा है, जहां पे प्रीवियस टॉप बना था उसी एरिया में आके नया वाला टॉप दिखाई दे रहा है। तो ये एक ट्रेंड में फंस गया है, ना ये रेंज यहां से ब्रेकआउट कर रहा है ना यहां से नीचे आ रहा है, तो इसे ट्रेंडलेस मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब इस मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो बॉटम बना है उसकी एक जोन तैयार कर देना है और यहां पे आपको ऊपर वाला एक जोन तैयार कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक सप्लाई एरिया और एक डिमांड एरिया तैयार हो जाएगा। तो हमेशा साइडवेज मार्केट में अगर आपको पैसे बनाना है तो ये दो एरियाज आप मार्क करके रखोगे। मार्क करने के बाद जैसे ही स्टॉक सप्लाई एरिया में आता, डिमांड एरिया में आता है आपको बाय कर देना है, और जैसे ही सप्लाई एरिया में जाता है आपको सेल कर देना है। तो ये आप साइडवेज मार्केट में इस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। रेजिस्टेंस के पास आने के बाद बेच देना है, सपोर्ट के पास आने के बाद खरीद लेना है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे ले सकते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रिटानिया का जो चार्ट है या फिर ब्रिटानिया का स्टॉक है वो एक रेंज में अटक गया है। यहाँ पे हाई बनाता है, यहाँ पे लो बनाता है, फिर यहीं पे उसी एरिया में एक हाई बनाता है, उसी एरिया में एक लो बनाता है और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आ जाता है। तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट स्टॉक दिखा रहा है, इसी रेंज में स्टॉक यहाँ पे अटक गया है और जैसे ही ये ब्रेक करता है तो आपको एक ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेंड करना है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, सप्लाई या फिर डिमांड भी इसे आप बोल सकते हो, और उस हिसाब से आप जब भी बॉटम में आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आएगा तो आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो बेस मैंने बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दूसरी बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक के ऊपर पता होने चाहिए। लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर पता होने चाहिए, शॉर्ट टर्म के चार्ट के ऊपर पता होने चाहिए, या फिर आपको वो ड्रॉ करने आने चाहिए। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी देखेंगे कि और डीप में आप कैसे इस तरीके से इसको ढूंढ सकते हो या फिर कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मार्केट के ट्रेंड पता होते हैं। 3 ट्रेंड होते हैं। पहला हमने देखा अप ट्रेंड जो कि हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमने देखा डाउन ट्रेंड जो कि हमें यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखाता है, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाता है,
प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर देता है और प्रीवियस वाला हाई तक मार्केट नहीं जाता है। तो इस तरीके से दो ट्रेंड हमें मिलते हैं। तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, उसमें एक ट्रेंड लेस मार्केट होता है, एक रेंज में प्राइस अटक जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बॉक्स में प्राइस अटक गई है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के पास आते ही एक स्टॉक में सप्लाई आ जाता है, वहां से प्राइस गिरने लगती है और डिमांड जोन या फिर किसी सपोर्ट के पास आने के बाद प्राइस में फिर से बाइंग आती है और ये एक रेंजिंग मार्केट है। इस रेंज के ऊपर ना जा पाता है मार्केट, ना रेंज के नीचे की तरफ मार्केट जा पाता है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक नहीं जा पाता है। और जब भी ये रेंज ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा ट्रेंड हमें वहां पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। अब जो तीसरा पार्ट है हमारा ट्रेंड लाइन का, वो थोड़ा सा देखते हैं। अब ट्रेंड लाइन कंसेप्ट क्या है? जैसे ही हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पता कर लिया है तो स्टॉक हमेशा, जैसे मैंने बताया था, कि इस तरीके से वेव में आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी आपको ये ट्रेंड कंफर्मेशन भी बताता है कि किस तरीके से, अगर इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको वेव दिखाई दे रही है तो आप पता कर सकते हो, आपको पता चल जाता है कि ये अप ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस तरीके से वेव नीचे की तरफ आ रही होती है, मतलब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो हम पता करते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इसे और ज़्यादा कंफर्म करना है और ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ट्रेड कैसे करना है। हमें बाकी का तो पता चल गया, लेकिन हम अब ट्रेड कैसे लें? तो ट्रेड लेने के लिए ट्रेंड लाइन और ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन आइडेंटिफिकेशन करना, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना और कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन का तरीका होता है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये ट्रेंड लाइन होती है। इसे कभी कभी अगर आप पैटर्न यूज़ करो तो इसे नेक लाइन भी बोली जाती है और इसे ट्रेंड लाइन भी बोला जाता है। ट्रेंड लाइन क्या होते हैं कि दो से ज़्यादा बार अगर आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाए तो उससे कनेक्ट करने के बाद अब जो लाइन ड्रॉ करते हो उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन जहां पे आप दो से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट करते हो, मतलब आपके जो हायर लोज बन रहे हैं वो दो से ज़्यादा आपको मिल जाए तो आप वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम 2 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलने चाहिए, 2 हायर लोज यहाँ पे मिलने चाहिए या फिर 2 लोअर हाइज आपको यहाँ पे मिलने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उससे आगे जाके कंफर्म कर सकते हो। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के 2 कंसेप्ट होते हैं, पहला होता है अप ट्रेंड लाइन और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड लाइन। जब आप अप ट्रेंड कंफर्म कर देते हो, आपको पता चल गया कि स्टॉक में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तब आप क्या करते हो कि जो हायर लोज बन रहे हैं उससे कनेक्ट करते एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। जैसे कि यहाँ पे है, ये एक लो बना, ये एक हायर लो बना, उसके बाद एक हायर लो बना, तो इस 3 हायर लोज को कनेक्ट करके हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपकी अप ट्रेंड लाइन हो गई। उसी की तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो क्या करते हो, एक हाई कनेक्ट करते हो, फिर एक लोअर हाई कनेक्ट करते हो, फिर एक लोअर हाई कनेक्ट करते हो, उसके बाद एक और लोअर हाई आप कनेक्ट करते हो। तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 लोअर हाइज चाहिए कनेक्ट करने के लिए, आपकी ट्रेंड लाइन वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेंड लाइन कंफर्म करने के लिए। तो 2 पॉइंट आप अगर मार लेते हो, कनेक्ट कर लेते हो और उससे कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो आगे जाके ये भी आपके लिए वर्कआउट कर सकती है, क्योंकि 2 बार स्टॉक ने उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट किया है तो आगे जाके भी वहीं पे रेजिस्ट करेगा और जो लोअर हाई बनने वाला है वो उसी के आसपास कनेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम आपको कोई भी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट आपके कनेक्ट होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पहला पॉइंट मिल गया है तो आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, मिनिमम 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, वो चाहे हायर लोज के हो सकते हैं या फिर लोअर हाइज के हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से इसे हमें ड्रॉ करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रिलैक्सो का डेली चार्ट ओपन किया है। अब इसके ऊपर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने तो ये जान लिया कि 2 पॉइंट होने ज़रूरी है, लेकिन एक सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है उसके लिए आप नॉर्मली जो चार्ट यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है। कैंडलस्टिक चार्ट के बाद आपको क्या करना होता है कि उस पॉइंट को कनेक्ट करना होता है।
लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में तो हाई लो भी लगते हैं। तो एग्जैक्टली क्या करना है हमें, तो सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे ये जो लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है, तो उस लाइन चार्ट को देखेंगे हम, और लाइन चार्ट देखने के बाद वो जो पॉइंट हमें मिलते हैं, यहाँ पे ये एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे पॉइंट मिला है, यहाँ पे पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट को हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप ले सकते हो और यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है और आपकी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। अब जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे एक प्राइस आती हुई दिखाई दे रही है, अगर ट्रेंड फॉलो होता है, कंटिन्यू होता है, तो इसे हम एवरेज आउट कर सकते हैं। और लाइन चार्ट के ऊपर तो क्लियरेंस पूरा मिलता नहीं है, चार्ट के बारे में भी हम देखेंगे। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद चार्ट के बारे में देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस कैंडलस्टिक पे आ जाएंगे। कैंडलस्टिक में क्या होगा, थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आप विक्स दिखाई दे रहा है आपको, इससे हम अगर कनेक्ट कर दे तो ये भी एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लाइन चार्ट के ऊपर पॉइंट कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और उससे आप बाद में इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एडजस्ट करोगे तो एक ट्रेंड लाइन हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देती है और उससे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसके बाद आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, क्योंकि हायर लोज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हम हायर लोज कनेक्ट करते हैं तो हमें अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। अब इसे ट्रेड कैसे करना होता है, क्योंकि सबसे सिंपल तरीका होता है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना। आप क्या करते हो, ट्रेंड आपको कंफर्म हो गया है, आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। मतलब ये 2 पॉइंट के बाद हमने यहाँ तक की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से तो स्टॉक ऊपर आ गया, अब जैसे ही ऊपर जाता है तो नीचे भी आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक हमेशा ही ऊपर चलता चला जाएगा, थोड़ी सी तो करेक्शन आएगी। तब जब भी इस तरीके की मूवमेंट आती है तो प्रीवियस हमें क्या हिस्ट्री, यहाँ पे फिर से हम प्रीवियस हिस्ट्री देखने हैं। प्रीवियस हिस्ट्री हमें यहाँ पे क्या बताती है, इस ट्रेंड लाइन को 1 बार और 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो आगे जाके भी इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक आती नहीं है। अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेता है स्टॉक, तो हमें उस जो कैंडल ने सपोर्ट लिया है उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना होता है। ये मान लो कैंडल है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस करते हो। तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो जाती है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो ही इसमें ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस जो लगाते हैं वो ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे का लगाते हैं, या फिर जो पर्टिकुलर कैंडल बनी है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, उस कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके हाई के ऊपर बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें अप ट्रेंड में पूरा कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, 2 बार कैंडल ने सपोर्ट लिया है, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे बाय कर दिया। बाय करने के बाद क्या होता है, फिर से वो स्टॉक ऊपर चलता है, क्योंकि प्रीवियसली ऐसे ही हुआ है। सेंटीमेंट प्रीवियस क्या थे, सपोर्ट लाइन के पास से स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देती है। तो अभी भी आप देख रहे हो तो स्टॉक ने नीचे आने के बाद फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया है। तो जब भी आप एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है। हमेशा याद रखना, जो भी अप ट्रेंड लाइन होती है वो हमेशा आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पे सेल पोजीशन लेनी होती है। तो अप ट्रेंड के बाद आपका डाउन ट्रेंड शुरू होता है कब, जब अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है वो पर्टिकुलर प्राइस। तो प्राइस ब्रेक करता है तो स्टॉक में गिरावट आती है और एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, जो भी एफएनओ को ट्रेडर्स है, या फिर आप यहाँ पे पुट बाय करके आप शॉर्ट की पोजीशन भी बना सकते हैं, या फिर जो भी डिलीवरी में स्टॉक लेके बैठे हैं मेरे दोस्त, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस पूरी हल्की कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रॉफिट में बैठे हो, यहाँ से बाइंग करके बैठे हो, तो ये ट्रेंड लाइन आपको प्रॉफिट में ही एग्जिट करवाएगी।
तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते तो कोई बात नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद आप कंफर्म हो जाते हो कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो जितना भी प्रॉफिट हो गया है वो लेके आप यहाँ पे निकल सकते हो। तो अप ट्रेंड लाइन में आपको कुछ इस तरीके से ट्रेड लेना होता है। आप शॉर्ट टर्म में भी अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा सा निफ्टी का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बोलते रहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो उनको भी थोड़ी सी यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया, और जब रिसेंटली नवंबर दिसंबर में निफ्टी गिरा था तो भी इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने सपोर्ट लिया। मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसके साथ साथ ये अप ट्रेंड भी शो कर रही है क्योंकि हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है निफ्टी। और अगर इन केस निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए और ट्रेंड लाइन में ट्रेड करना आना चाहिए। अब ये तो हो गई अप ट्रेंड लाइन। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड लाइन की। जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और वो बार बार लोअर हाइज बताता है, तो वो लोअर हाइज को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी मदद से हम डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का ही एक एग्जांपल ले लेंगे, हम एक और स्टॉक के भी एग्जांपल लेंगे। पहले निफ्टी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक या फिर निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये यहाँ पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद निफ्टी में एक करेक्शन आ गया, करेक्शन के बाद एक पुल बैक आ गया और यहाँ पे एक लोअर हाई तैयार होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये लोअर हाई है और यहाँ पे हमारा पहला हाई है। तो हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट कनेक्ट करके हमने ये ब्लैक कलर की जो लाइन खींची है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो ये ट्रेंड लाइन आगे हमें ट्रेंड क्या बताती है, जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। जैसे सपोर्ट लाइन में, अप ट्रेंड लाइन में हमने देखा था कि एक सपोर्ट लिया जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे निफ्टी जो है वो जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस ले रहा है। तो स्टॉक में क्या हुआ, निफ्टी में फिर एक बार लो बना दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लोज बन गए और लोअर हाइज बन गए, मतलब ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। डाउन ट्रेंड कंफर्म होने के बाद फिर एक करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद तीसरी बार निफ्टी ने उसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ पे हमारी डाउन ट्रेंड लाइन भी कंफर्म हो गई। तो डाउन ट्रेंड लाइन में हमें क्या करना होता है, लोअर हाइज को कनेक्ट करना होता है और वो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे डाउन ट्रेंड लाइन बोलते हैं और वो रेजिस्टेंस का काम करती है आगे जाके। अब इसमें आते हैं ट्रेंड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है। तो जब भी कोई स्टॉक, फॉर दैट मैटर यहाँ पे हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हमें कैंडल कंफर्मेशन करना होता है और अगर कोई कैंडल वहाँ पे रेजिस्ट होती है तो उसके लो के नीचे हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो छोटी सी कैंडल बनी है वो रेजिस्ट कर रही है, आगे नहीं जा रही है, ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो उसके लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और उसके हाई के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो इसी की तरीके से आपको क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है डाउन ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस जब भी आपको मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर से एक बार निफ्टी में यहाँ पे गिरावट दिखाई दी, फिर एक बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाता है उसी ट्रेंड लाइन का। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, फिर एक बार एक कैंडल कंफर्म देखते हो और उस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर देते हो। तो इसे क्या बोलते हैं कि सेल ऑन राइज मार्केट बोलते हैं। कोई भी डाउन ट्रेंड का मार्केट रहेगा तो उसे सेल ऑन राइज का मार्केट बोलते हैं कि जब भी प्राइस राइज करेगी, प्राइस अप मूवमेंट दिखाएगी, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास हमें सेल करना होता है। और जब भी अप ट्रेंड में होता है निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक और उसमें हमें अगर बाइंग करनी है तो बाइंग ऑन डिप हम कहते हैं, क्योंकि जो भी डिप आएगा उसके ऊपर हम बाय करते हैं क्योंकि ये हायर लोज फॉर्मेशन बन रहा होता है।
और सेल ऑन राइज में क्या होता है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा होता है। इसकी वजह से जो भी प्राइस में राइज आती है वहां पे रेजिस्टेंस मिलता है और उसके बाद हम शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं। अब आपको दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा इसमें एक ट्रेंड चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। वो कैसे है, वो भी इसी एग्जांपल में हमें पता चलता है। ये डाउन ट्रेंड लाइन है और इस डाउन ट्रेंड लाइन को क्या किया है, प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। अब जो भी कैंडल इस डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तब हमें बाइंग पोजीशन बनानी है। कब बनानी है, उस कैंडल को पूरा वेट करना है, उसके हाई के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो और उसको लो के नीचे आप शॉर्ट, आपका जो स्टॉप लॉस है वो वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन मिल जाती है और ट्रेंड भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक की स्टॉक में अप ट्रेंड दिखाई देने लग गया। तो इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड लाइन की मदद से स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो। अब थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि दोनों अगर एक साथ मारते हैं तो किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड पता चलता है। तो 15 मिनट की चार्ट के ऊपर जाएंगे और एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि नाम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अब नाम इंडिया में क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें क्या यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो जब भी इस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक आता है तो स्टॉक में गिरावट आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अप ट्रेंड लाइन भी यहाँ मैंने ड्रॉ की है और यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रही है और आज क्या हुआ है, उसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है मतलब क्या है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये लोअर हाइज बना रहा था लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, ऐसी सपोर्ट लाइन जब ब्रेक करती है तो उस जो भी कैंडल उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन ले लेनी होती है और आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें आपको रिवॉर्ड मिला है। अब यहाँ पे ये जो दोनों ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के आगे आने वाले चैप्टर्स में या फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक अलग सा वीडियो भी है हमारा, आप वो भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करनी होती है और उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं चार्ट के बारे में। चार्ट का पार्ट जो है थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर देना चाहिए था, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये चार्ट का पार्ट बताया नहीं। चार्ट का पार्ट हम अभी कवर कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ये लाइन चार्ट हो गया। यहाँ पे आपको प्राइस की क्लोजिंग प्राइस ही पता चलती है स्टॉक की। क्लोजिंग प्राइस इस तरीके से डॉट डॉट में तैयार होती है। हर एक दिन की एक क्लोजिंग प्राइस, अब हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है तो हर 15 मिनट का जो क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे प्लॉट हो जाता है और उसकी मदद से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाती है। तो लाइन चार्ट में हमें सिर्फ स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस पता चलती है, तो इससे हम पूरी तरीके से पता नहीं कर पाते कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस मिलती है, ना हाई पता चलता है ना लो पता चलता है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पता चलती है। तो लाइन चार्ट की मदद से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो आप लाइन चार्ट की मदद ले सकते हो और लाइन चार्ट की मदद से उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट आप सिर्फ यूज कीजिएगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद होता है कैंडल स्टिक। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। अब हर कैंडल स्टिक कुछ कहती है। क्या कहती है? ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये होती है बेरिश कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल होती है बुलिश कैंडल। और इस कैंडल में क्या होता है कि इस तरीके से ये जो बीच वाला पार्ट है इसे रियल बॉडी कहते हैं। ये जो अपर विक्स है ये हायर उस कैंडल का हाई होता है और लोअर विक्स जो होता है उस कैंडल का लो होता है। अब ये जो बॉडी का शुरुआती पार्ट है, अगर ग्रीन कैंडल रहेगी तो ये ओपनिंग प्राइस होता है और ऊपर वाला पार्ट होता है क्लोजिंग प्राइस। अगर रेड कैंडल रहेगी तो ऊपर वाला पार्ट ओपनिंग प्राइस होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्लोजिंग पार्ट होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है। कैंडल स्टिक के स्टडी में हम डीप में इसके बारे में देखेंगे, लेकिन चार्ट का आपको ये एक टाइप मिल जाता है और 99% जो लोग रहते हैं मार्केट में वो कैंडल स्टिक का ही चार्ट का यूज करते हैं।
बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो और भी कैंडल्स और भी पैटर्न यूज़ करते हैं, जैसे कि बार कैंडल हो गया। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे होलो कैंडल्स पता चलती है, लाइन चार्ट तो हमने दिखाई दिया। उसके बाद हाइकेनिशी कैंडल का एक चार्ट होता है और बार कैंडल्स का भी एक चार्ट होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न होते हैं, आप जिसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में कैंडल स्टिक का ही यूज़ होता है। आप अगर बार चार्ट देखोगे तो इस तरीके से आपको बार चार्ट के बारे में पता चलता है। बार चार्ट में क्या होता है, अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन है उसे ओपन प्राइस कहते हैं, और राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है छोटी सी उसे हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। इसका उलट होता है रेड कैंडल में। रेड कैंडल में जो लेफ्ट साइड की हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन होती है उसे ओपन प्राइस कहते हैं, और राइट साइड की जो हॉरिजॉन्टल छोटी लाइन होती है उसे क्लोज प्राइस कहा जाता है। तो पैटर्न इससे भी क्लियर नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा हमें आसान तरीका कौन सा है और जिसमें हमें कैंडल स्टिक के पैटर्न भी देखने के लिए मिलते हैं, वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर रिलाय करते हैं और अपना जो ट्रेड होता है उस तरीके से आपको लेते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। अब चार्ट तो देख लिया हमने, अप ट्रेंड देख लिया हमने, डाउन ट्रेंड देख लिया, साइडवेज ट्रेंड देख लिया हमने, ट्रेंड लाइन भी देख ली। अब हम आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वीडियो के शुरुआत से बोल रहा हूँ, जो बेसिक है स्टॉक मार्केट में, आपको सपोर्ट पे बाय करना होता है, रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में किस तरीके से आपको देखना है इसके बारे में देख। तो दो तरीके के जोन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन वो प्राइस एक्शन होती है या फिर वो प्राइस होती है जहाँ पे आप ज़्यादा बायर एक्सपेक्ट करते हो सेलर से, मतलब वहाँ पे बायर्स बाय ही किए जा रहे हैं उस प्राइस जोन के आसपास, तो वहाँ पे एक सपोर्ट तैयार होता है। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्राइस वेयर वी कैन एक्सपेक्ट मोर सेलर देन बायर्स। जैसे हमने साइडवेज ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया था कि 500 रुपये पे आने के बाद प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से बाइंग हो रही है, और 700 रुपये तक आने के बाद वहाँ पे सेलिंग हो रही है उसी प्राइस के आसपास। वहाँ पे स्टॉक में हमेशा सेलिंग आती है, जो साइडवेज ट्रेंड हमें बताता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसे ही कहते हैं। स्टॉक जितनी ज़्यादा बार एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास आके फिर एक बार बाइंग मोमेंटम में आ जाती है उसे सपोर्ट कहते हैं। और प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास आने के बाद हमेशा स्टॉक में गिरावट आती है तो उससे रेजिस्टेंस जोन कहा जाता है। तो 2 बार 3 बार 4 बार अगर कोई स्टॉक की प्राइस 700 रुपये के पास आके नीचे आ रही है तो वो उसका रेजिस्टेंस जोन हो गया, जिसे हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। और कोई स्टॉक अगर 500 रुपये के पास 2 बार 3 बार 4 बार आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ की मुंह दिखा रहा है तो उसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं, जिसे हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन तो हमने पता कर लिया, लेकिन इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो सबसे पहला तरीका है स्विंग हाई का। आप स्विंग हाई कनेक्ट कर सकते हो या फिर मार्क करके रख सकते हो। स्विंग लो आप मार्क करके रख सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के बारे में हमने पहले ही देखा था किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है। अभी हम देखेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज फॉर्म नियर प्रीवियस स्विंग हाई। मतलब जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो प्रीवियस स्विंग लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। किस तरीके से? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ये आगे जाके सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसी एरिया में आके एक बार फिर से सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार फिर से एक बार सपोर्ट लिया। जो प्रीवियस स्विंग लो था वो बार बार आगे जाके सपोर्ट का काम कर रहा है, और जो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे इससे आगे मत देखिए क्योंकि यहाँ तक का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पहला स्विंग हाई बन गया। तो स्विंग हाई पहला बनने के बाद स्टॉक नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाने लग गया और प्रीवियस स्विंग हाई के पास ही रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ गई, और तीसरी बार क्या हो गया, उसी रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया।
अब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रीवियस स्विंग हाई जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आगे जाके वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हमेशा याद रखना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है अगर वो उसे ब्रेक कर देती है प्राइस तो वो आगे जाके वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और अगर प्रीवियस सपोर्ट को प्राइस नीचे की तरफ क्रॉस कर देती है तो आगे जाके वो सपोर्ट जो होता है वो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इन कमिंग फ्यूचर। जो आने वाले दिन होते हैं या फिर जो आने वाले प्राइस एक्शन होती है उसके लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए आपको देख सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा और भी गहराई से देखते हैं। तो एक्सिस बैंक का हमने डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने एक अप ट्रेंड में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, मतलब ये स्विंग हाई बनाया था। अब आगे जाके किस तरीके से ये स्विंग हाई का एरिया हमें रेजिस्टेंस का काम करता है वो भी देखते हैं। तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद यानी कि स्विंग हाई बनाने के बाद स्टॉक में क्या हुआ था, यहाँ पे गिरावट आ गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग हाई, ये स्विंग हाई बना है और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई है। गिरावट आने के बाद स्टॉक में फिर एक बार अप ट्रेंड आ गया और उसी स्विंग हाई के एरिया में यहाँ पे फिर एक बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। तो प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक रेजिस्ट हुआ, फिर एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर एक बार स्टॉक ऊपर चला गया, उसी प्राइस के आसपास तीसरी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। तो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विंग हाई बना था, उसके बाद स्टॉक नीचे आया था और ये पहला स्विंग लो बनाया था। स्विंग लो पहले ही बनाने के बाद स्टॉक में अपवर्ड डायरेक्शन आ गई। प्रीवियस स्विंग हाई के पास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग लो जो था वो आगे जाके फिर से एक बार सपोर्ट का काम करने वाला था और जो कि उसने यहाँ पे किया है। इस एरिया में स्विंग लो बना था, उसी के आसपास फिर एक बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि स्विंग लो जो होता है वो आगे जाके सपोर्ट का काम कर सकता है और स्विंग हाई जो होता है वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने क्या किया, इस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया। अब इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं और जैसे ही रेजिस्टेंस जोन कोई स्टॉक क्रॉस कर देता है तो उसमें आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि पूरा ये साइडवेज मार्केट था, उसका पूरा कंसोलिडेशन पूरा करके स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। मतलब अब और भी ज़्यादा ट्रेंड आपको कंफर्म हो जाएगा, साइडवेज ट्रेंड टूट गया है यहाँ पे और उस रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद हमें बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। क्योंकि बार बार प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट हो रही थी लेकिन चौथी बार स्टॉक ने वो प्राइस ब्रेक कर दी। मतलब यहाँ पे जो भी सेलर्स रहेंगे उनके ऊपर बायर्स थोड़े से हावी हो गए और स्टॉक में हमें अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया यहाँ पे। और आगे जाके ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। वो किस तरीके से, वो आगे थोड़ा सा जाके हम देखते हैं। रेड कलर की लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाली है। आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ दिखा और अभी तक स्टॉक ने इस रेड कलर की लाइन को टच नहीं किया। लेकिन आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है उसी रेड लाइन के आसपास स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया। मतलब प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस का काम करता था, 3 बार स्टॉक ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया था, आगे जाके वही रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का एरिया बन गया या फिर वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी का सपोर्ट लेके फिर से एक बार स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे अब सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में, वो ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और भी देखते हैं। ये जो ब्लैक कलर की लाइन हमने ड्रॉ की है ये ऑल टाइम हाई 827 का बनाया था। 827 का हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड। ये ब्लैक कलर की लाइन जो 827 में हमें रेजिस्टेंस का काम कर रही थी,
वो अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं उसी रेजिस्टेंस के पास स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मतलब यहाँ पे साफ साफ हमें हो जाता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करता है और प्रीवियस स्विंग लो जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और एक बार ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर देता है तो वो आगे जाके सपोर्ट का काम करता है, और प्रीवियस स्विंग लो अगर ब्रेक करता है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करता है। वो किस तरीके से, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो लाइन हमने ये वाली ट्रेंड लाइन खींची थी, ये सपोर्ट की ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ये फेल हो गया, और यहाँ पे भी सपोर्ट जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में क्या हो गया, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई और स्टॉक में गिरावट आ गई। तो आगे जाके ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट का काम कर रही थी वो क्या करेगी, आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ गया। तो जो भी सपोर्ट होता है वो अगर ब्रेक कर देता है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो भी रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला जाता है तो वो आगे आने वाले दिनों में उसी एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। जितने ज़्यादा पॉइंट आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास कनेक्ट करते हो उतना ज़्यादा आपको ट्रेड कंफर्म होने की चांसेस है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कोई स्टॉक एक या दो बार किसी रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर किसी सपोर्ट लेवल पे आके रेजिस्टेंस लेवल पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर सपोर्ट लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो दो बार कोई स्टॉक ऐसे करता है तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा वीक यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर वीक सपोर्ट है। अगर तीन बार या दो बार से ज़्यादा कोई प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल में आके रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेती है तो हम थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि प्राइस कितनी बार उस एरिया में आके रिजेक्ट हुई है। अगर दो तीन बार रिजेक्ट हुई है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाएगा, अगर एक दो बार हुई है तो वो वीक रेजिस्टेंस कहलाएगा। सेम आपको सपोर्ट के बारे में करना है। अगर एक बार कोई प्राइस पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद सपोर्ट लेती है या दो बार लेती है तो वो वीक सपोर्ट कहलाता है। अगर दो तीन बार, तीन चार बार आपको पता चले कि ये सपोर्ट ले रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है, और उसे ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बार बार प्राइस आके वहां पे अटक जाती है। और अगर आने वाले दिनों में उस एरिया को प्राइस नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो एक बड़ी मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल गई, जो कि बहुत ही यहाँ पे अच्छा ट्रेड आपको बना के दे सकती है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा उतना ज़्यादा स्टॉक में गिरावट आ जाएगी, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक क्रॉस कर देगा उतनी अच्छी मोमेंटम बाइंग की साइड में आपको स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। अब ये पूरा टेक्निकल का बेसिक्स हमने लेवल 1 कंप्लीट किया। आगे आने वाले वीक में हम आपके लिए कैंडलस्टिक का वीडियो लेके आने वाले हैं, और आप इसी तरीके से अगर हमारे वीडियोस देखते हैं तो मैं यहाँ पे आने वाले दिनों में ज्वाइन का बटन देने वाला हूँ। तो आगे और भी हमारी स्ट्रैटेजीज आपको सीखनी है, स्टॉक मार्केट का और भी नॉलेज आपको लेना है, तो उस ज्वाइन बटन को आप क्लिक करके हमसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं पर्सनल स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगा और आपको और भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जो टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशंस थे वो देखे, उसके बाद थोड़े से बेसिक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखा। आने वाले वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून गाइज, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आपके सजेशंस जो है वो हमें कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।